जानता हूँ आरोही कि जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कसूर था, लेकिन उस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाया था। मुझे माफ कर दो प्लीज। अनुकल्प मन ही मन कहने लगा। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। अनुकल्प ने अपनी विंडो सीट से बाहर झांका। बाहर मौसम बेहद खुशनुमा था। सिएटल से कनाडा की फ्लाइट लगभग 1 घंटे की थी। बादलों के बीच उड़ते हुए विमान में बेहद खामोशी थी। अनुकल्प अपनी उन यादों में खो गया था जिसमें आरोही उसके साथ थी। क्या हो रहा है ये सब? जूनियर्स की रैगिंग ली जा रही है? सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर आनंद की कड़कती आवाज सुनकर अपनी जगह खड़े हो गए थे। अनुकल्प और आरोही भी अब तक संभल चुके थे। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो गए थे। रैगिंग? नो वे सर। सैम ने मासूम बनते हुए प्रोफेसर आनंद की तरफ देखकर कहा। आप तो जानते हैं सर, हम सब रैगिंग के सख्त खिलाफ है। सैम ये सब इतनी मासूमियत से कह रही थी कि किसी को भी उसका यकीन करना ही पड़े। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ? सर, वो तो हम जूनियर्स को ड्रामा प्रैक्टिस करवा रहे थे, वेलकम डे पर परफॉर्म करने के लिए। सैम बहाना बनाने में काफी एक्सपर्ट थी, फिर भी प्रोफेसर को शक हुआ। वो इससे पहले कि कुछ कह पाते, सैम ने जूनियर्स की तरफ देखकर कहा, है ना गर्ल्स? सभी जूनियर्स ने सैम की तरफ देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। प्रोफेसर वैसे तो सैम की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे और वो जानते थे सैम उल्टा काम किए बिना रह नहीं सकती। उन्होंने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ओह, ड्रामा प्रैक्टिस? गुड, तो करके बताइए, हम भी देखें कैसी चल रही है आपकी सबकी प्रैक्टिस। प्रोफेसर की बात सुनकर सैम शॉक्ड हो गई थी, लेकिन उससे ज्यादा शॉक्ड 2 लोग हुए थे, अनुकल्प और आरोही। वो दोनों ने प्रोफेसर की तरफ देखा जो कि फुल कॉन्फिडेंट थे जो कुछ भी उन्होंने कहा इस बारे में। अरे भाई, जल्दी कीजिए, हम भी तो देखें आपकी ड्रामा प्रैक्टिस। प्रोफेसर ने दोबारा से कहा। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेचारी तो सीनियर की रैगिंग के चक्कर में पड़ गई थी। पहले तो उसने सोचा कि प्रोफेसर को सब कुछ सच बता दे, लेकिन फिर उसे ख्याल आया इससे कुछ होने वाला नहीं है, और वैसे भी ये मुसीबत तो सीनियर्स की थी, उन्हें इन सब से क्या लेना देना। अनुकल्प भी सोच ही रहा था कि इन सब से कैसे निकले। तभी सैम बोल पड़ी, वो क्या है ना सर, ये बेचारी अभी नई नई कॉलेज में आई है, आपके सामने प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो इन सबको सिखा रहे हैं ताकि अच्छे से एक्टिंग कर सके। सैम ने ये बात आरोही की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा। ये एक तरह की हिंट थी प्रोफेसर को रैगिंग के बारे में पता न चले। प्रोफेसर आनंद भी पकाऊ प्रोफेसर के नाम से यूं ही फेमस नहीं थे। वैसे भी तो वो काफी समझदार थे और उन्हें ये भी पता था कि यहाँ सिर्फ ड्रामा प्रैक्टिस तो हो नहीं रही थी। उन्होंने सैम की तरफ देखकर कहा, अरे, अगर मेरे सामने परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो स्टेज पर कैसे करेगी? और मैं भी कौन सा जज हूँ यहाँ? मुझे तो बस ये देखना है कि क्या क्या सिखाया है आप लोगों ने अपने जूनियर्स को अभी तक। इतना कहकर प्रोफेसर सैम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बेचारी आरोही, जो अभी तक सोच रही थी कि प्रोफेसर के आने से वो मुसीबत से बच गई है, अब ये सुनकर और परेशान हो गई। एक तो पहला दिन, ऊपर से वो लोग लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पाए, और अब ये नई मुसीबत। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, अनुकल्प आगे आया और बोला, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने सर। उसकी बात सुनकर सैम चौंक पड़ी थी। अरे, ये क्या नई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है? उसने मन ही मन कहा। अनुकल्प के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं समझ पाता, ना ही सैम और ना ही आरोही। तभी अनुकल्प आरोही की तरफ बढ़ा। रेडी? उसने बस इतना कहा और प्रोफेसर की नजरों से बचाकर आरोही के कान में उसका ब्लूटूथ एयरबड लगा दिया और दूसरा वाला अपने कान में लगा लिया। आरोही को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी अनुकल्प ने चुपके से अपना मोबाइल सैम को पकड़ा दिया। सैम ने देखा कि अनुकल्प के मोबाइल में यूट्यूब ओपन था। ये देखकर वो स्माइल करने लगी। उसे समझ में आ गया था कि अनुकल्प की क्या प्लानिंग है। उसने अनुकल्प के मोबाइल में एक प्ले लगा दिया जिसका नाम था रोमियो एंड जूलियट। आरोही को अनुकल्प की प्लानिंग तब समझ में आई जब उसके कानों में उस प्ले के डायलॉग सुनाई दिए। वो अनुकल्प की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अनुकल्प भी उससे कुछ कदम पीछे हट गया था। फिर उसकी आंखों में देखकर डायलॉग बोलने लगा जो सिर्फ उन दोनों के कानों में सुनाई दे रहे थे। उसने जैसे ही अपनी बाहें फैलाकर अपना डायलॉग खत्म किया, आरोही थोड़ा तेज स्माइल करने लगी। उसे अनुकल्प का इस तरह ओवर एक्टिंग करना अच्छा लग रहा था। अनुकल्प भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और क्लास में खड़े बाकी सारे स्टूडेंट्स एंजॉय करने लगे। आरोही को भी ये सब अच्छा लग रहा था। वो भी डायलॉग्स के साथ साथ एक्ट करने लगी जैसे कि सच में उसे ये प्ले आता हो। पूरी क्लास एंजॉय कर रही थी।
उनका ये प्ले। और फिर अनुकल्प ने आरोही को ठीक उसी तरह से अपनी बाहों में लिया जैसे वो कुछ देर पहले थे। वो दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के बीच संवाद अब बंद हो चुके थे। मोबाइल में प्ले अभी भी चल रहा था और उन दोनों के कानों में सुनाई दे रहा था, लेकिन वो दोनों तो जैसे एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रोफेसर भी समझ चुके थे ये सब अनुकल्प ने ऑन स्पॉट किया था, और वो खुश भी थे क्योंकि उनका पर्पस भी था कि स्टूडेंट्स को हर तरह की सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। वो अपनी जगह से खड़े हुए और ताली बजाने लगे। उन्हें देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी क्लैप करने लगे। तालियों की आवाज सुनकर आरोही और अनुकल्प को जैसे होश आ गया था। वो सीधे खड़े हो गए और सबकी तरफ देखने लगे। सैम ने भी ताली बजाते हुए अनुकल्प की तरफ देखा और उसे आंख मार दी। आज अनुकल्प की वजह से प्रोफेसर को उन पर शक नहीं हुआ, नहीं तो पूरे दिन उन लोगों को प्रोफेसर और डीन का लेक्चर सुनना पड़ता। बहुत हो गया, ये क्लास का टाइम है। सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्लासेस के बाद, समझे? नाउ गेट बैक टू योर क्लासरूम्स क्विक। उनकी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी क्लासेस के लिए जाने लगे। आरोही और शनाया भी उस हॉल से बाहर निकल गए और अनुकल्प उन्हें जाता देखता रहा। आरोही के चेहरे पर स्माइल थी और वो जाते हुए ब्लश कर रही थी, लेकिन शनाया ये सब नोटिस नहीं कर पाई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रैगिंग से डरना होता है या एंजॉय करना होता है। अनुकल्प आरोही के जाने के बाद वहीं बैठ गया। ओ हेलो, कहाँ खो गया? सैम ने अनुकल्प को देखा। वो आरोही को जाता हुआ देख रहा था। अनुकल्प, ओए हेलो। सैम ने देखा कि वो खोया हुआ है। उसके पास आकर शोल्डर हिलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर भार्गव, गेट अप। लेकिन अनुकल्प खोया हुआ था। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे शोल्डर पर पकड़ के जगाने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों में आवाज सुनाई दी, मिस्टर भार्गव, प्लीज गेट अप एंड टाई योर सीट बेल्ट्स, वी आर लैंडिंग नाउ। अनुकल्प एक झटके से जाग गया। वो सिएटल से कनाडा जाने वाली फ्लाइट में था और एयर होस्टेस उसे नींद से जगा रही थी। उसने जागते हुए विंडो से बाहर देखा। नीचे शहर दिखाई दे रहा था। उसने एयर होस्टेस को थैंक्स कहा और सीट बेल्ट बांधने लगा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और बाकियों की तरह वो भी बस मुस्कुराते हुए फ्लाइट लैंड होने का वेट करने लगा। आरोही और शनाया रागिनी मैम की क्लास में बैठे हुए थे। सेमेस्टर एग्जाम करीब थे और उनके सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को काफी डाउट थे। इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने में आज की क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी चल चुकी थी। अरे यार आरोही, एक तो इस सब्जेक्ट में पहले से वीक हूँ और अब तो बोर भी हो रही हूँ। क्या होगा मेरा? शनाया ने मुंह बनाते हुए आरोही से कहा, तो आरोही को हंसी आ गई। तेरा तो अब जो भी होना है वो गणपति जी ही करेंगे। या तो जाके रागिनी मैम के पैर पकड़ ले और उनके साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठकर बोर हो, या फिर गणपति पापा के पैर पकड़ ले, पार हो जाएगी तेरी भी नैया। आरोही ने ये सब बातें उसे मजाक में कही थी। वैसे तो वो दोनों कंबाइंड स्टडी करते थे, तो उसे भरोसा था कि शनाया के काफी सारे डाउट्स वो खुद ही क्लियर कर देगी। हा हा हा, वेरी फनी। ऐसा होता तो गणपति जी सिर्फ मेरी ही क्यों सुनेंगे? वो खुद आकर मुझे पढ़ाएंगे नहीं? पढ़ना तो मुझे ही है ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। शनाया एकदम रूहासी होकर बोली। उसे इस तरह से देखकर आरोही को हंसी आ रही थी। साइलेंस इन द क्लास। रागिनी मैम की लाउड आवाज वहां लेक्चर हॉल में गूंजी, जिसे सुनकर पूरी क्लास खामोश हो गई थी। असल में सिर्फ आरोही और शनाया ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी क्लास ही बोर हो रही थी। लगभग 2 घंटे से उनका लेक्चर चल रहा था और कुछ पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट्स उनसे अपने डाउट्स पूछ रहे थे। 2-4 पढ़ाकू स्टूडेंट्स की वजह से पूरी क्लास को बोर होना पड़ रहा था। आरोही और शनाया भी शांत हो गए थे और लेक्चर पर ध्यान देने लगे। तभी वहाँ लेक्चर हॉल के गेट के बाहर एक स्टूडेंट आई। वो सीनियर ईयर में थी। गेट पर खड़े होकर उसने कहा, एक्सक्यूज मी रागिनी मैम, गुड आफ्टरनून। रागिनी मैम ने ब्लैक बोर्ड से अपनी नजरें हटाई और उसकी तरफ देखकर विश किया। फिर वो सीनियर गर्ल बोली, मैम, मिस आरोही को डीन सर के ऑफिस में बुलाया है। आरोही के फादर आए हैं और वो डीन सर के ऑफिस में हैं। पूरी क्लास ये सुनकर चुप हो गई। आरोही और शनाया भी सुनकर शॉक थी कि आरोही के डैड अचानक से बिना बताए कॉलेज में क्या कर रहे थे।
और वो भी डीन के ऑफिस में। आरोही, रागिनी मैम ने आरोही को आवाज देते हुए कहा, जिसे सुनकर आरोही अपनी जगह से खड़ी हो गई। यस मैम, यू कैन गो। रागिनी मैम ने नपे तुले शब्दों में उसे जाने की परमिशन दे दी और दोबारा अपनी नजरें ब्लैक बोर्ड की तरफ कर ली। पहले की तरह पढ़ाने लगी। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसने शनाया की तरफ देखा और वो भी परेशान नजर आ रही थी। आरोही उठकर जाने लगी कि तभी गेट पर खड़ी उस सीनियर गर्ल ने उसे इशारा किया। आरोही ने इशारों में उससे पूछा तो उस लड़की ने शनाया की तरफ इशारा किया। आरोही को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसका इशारा शनाया की तरफ है ये समझ में आ गया। पूरी क्लास में दोबारा हल्की चहल पहल वाला माहौल बनने लगा। कुछ लोग तो इस बारे में बात कर रहे थे कि आरोही के डैड क्यों आए होंगे कॉलेज। आरोही ने इशारे से पूछा, शनाया का क्या? तो उस सीनियर गर्ल ने उसे भी साथ लेके आने के लिए कहा। शनाया भी उस तरफ देख रही थी, वो भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उन दोनों ने देखा कि रागिनी मैम अभी भी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किए हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर में बिजी है। वो दोनों उठकर बाहर जाने लगी। रागिनी मैम ने आरोही की परमिशन दी थी, पर उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं और आरोही के साथ शनाया भी चुपचाप मैम को बिना बताए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो दोनों चुपचाप रागिनी मैम को पता चले बगैर बाहर निकलने लगे। शनाया आरोही के साथ ही चल रही थी ताकि अगर रागिनी मैम को हलचल भी सुनाई देती तो उन्हें लगता कि आरोही अकेली क्लास से बाहर जा रही है। वैसे भी रागिनी मैम का पूरा ध्यान आज बोर्ड की तरफ था। उन्हें देखकर यही लग रहा था कि क्लास कम से कम 1 घंटे और चलेगी। लेकिन आरोही के लिए ये तो ज्यादा जरूरी था कि उसके डैड आखिर कॉलेज में क्या कर रहे थे। सूरज सिंघानिया अपने ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस आकर उसे पता चला कि कुछ देर के बाद ही आशुतोष यहाँ आया था और कुछ हंगामा करके गया था। एम्प्लॉइज में किसी को भी पूरी तरह से बात नहीं पता थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट से बात करके और इतने गुस्से में कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर होने और बाहर आने से सबको समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। रिसेप्शनिस्ट और वहाँ मौजूद गार्ड ने सूरज को बताया। उन लोगों ने जब मीटिंग के बारे में बताया और आशुतोष को रोकने की कोशिश की, तब भी वो रुका नहीं था। उनकी बात सुनकर सूरज सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में गया, जहाँ उसके डैड संजय सिंघानिया अभी भी काफी गुस्से में थे। संजय अपनी जगह पर ना बैठकर वहीं सामने खड़ा था और शायद काफी देर से। बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स भी वहीं बैठे थे और सबके चेहरे पर घबराहट थी, क्योंकि आशुतोष के वहां से जाने के बाद मिस्टर सिंघानिया ने एक भी शब्द अभी तक नहीं कहा था। क्या हुआ डैड? आशुतोष यहाँ आया था? सूरज ने फिर से पूछा, लेकिन संजय सिंघानिया ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। सूरज आगे बढ़ता हुआ राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के पास पहुंचा। एक बोर्ड मेंबर जो कि संजय सिंघानिया से सबसे दूर था, उसके पास पहुंचा। सूरज गुस्से में लग रहा था, उसकी आंखें भी नशीली थी। क्या हुआ था यहाँ पर? सूरज ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो बेचारा पहले से काफी डरा हुआ था। एक तो आशुतोष वहाँ हंगामा करके गया था और साथ ही उसने जाते हुए सिंघानिया के साथ हुई डील भी कैंसिल कर दी थी, और ऊपर से संजय सिंघानिया भी काफी देर से चुपचाप खड़े थे। उन्होंने अभी तक किसी मेंबर को वहां से जाने के लिए भी नहीं कहा था। सूरज ने दोबारा उस मेंबर से पूछा। उसने बहुत ही धीमी आवाज में वहां हुई सारी घटना के बारे में सूरज को बता दिया। उसे संजय सिंघानिया से डर लग रहा था और इसीलिए वो बहुत धीरे बोल रहा था। उसका ख्याल ये था कि इससे उसकी आवाज संजय सिंघानिया तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी, इतनी कि किसी के पानी पीने की आवाज भी साफ तौर पर सुनी जा सकती थी। पूरी बात सुनते ही जैसे सूरज आग बबूला हो गया था। आई विल किल हिम। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। सूरज गुस्से में चिल्ला उठा। उसे इस तरह गुस्से में चिल्लाता देखकर पहले से डरे हुए बोर्ड मेंबर्स और भी ज्यादा दहशत में आ गए थे। सूरज को इस तरह सबके सामने आशुतोष को जान से मार देने की बात सुनकर संजय सिंघानिया भी शॉक में आ गए थे। इसीलिए देर से वो जो खामोश थे, सूरज की बात पर आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। सूरज, पागल हो गए क्या? गरजती आवाज में उन्होंने कहा। इतनी देर से खामोश खड़े संजय को इस तरह चीखते देख बाकी सभी मेंबर्स को पसीना आने लगा था। वहाँ एसी जरूर चालू था और बाहर मौसम भी ठीक था, लेकिन सिंघानिया के ऑफिस का माहौल आज कुछ ज्यादा ही गर्म था और वो सब बोर्ड मेंबर्स तो बेचारे बेवजह ही फंसे हुए थे। सूरज अपने पिता के इस तरह चिल्लाने से घबराया नहीं। उसका आशुतोष पर गुस्सा अभी भी कायम था। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में घुसने की? हमारे ऑफिस में आकर हमें धमकी देकर गया वो, और डील भी कैंसिल कर दी। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसने आपके साथ बदतमीजी की है डैड।
उसे जीने का कोई हक नहीं है, जान से मार दूंगा उसे। सूरज जैसे नशे में बोल रहा था। शट अप, पागल हो गए हो तुम? संजय सिंघानिया भी तैश में आ चुके थे। फिर उन्होंने बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा और कहा, आप लोग जा सकते हैं, मुझे मेरे बेटे से अकेले में बात करनी है। बोर्ड मेंबर्स तो जैसे यही सुनने का वेट कर रहे थे। उन दोनों बाप बेटे के गुस्से को देखकर उन लोगों के पसीने छूट रहे थे। किसी तरह से बच के निकल जाए तो यही बहुत था, और वो मौका अब उन्हें मिल गया था। बिना वक्त गंवाए वो सभी उठे और कुछ सेकंड्स में वहां से बाहर निकल गए। हम बिजनेसमैन हैं, गैंगस्टर्स नहीं, जो छोटी छोटी बात पर लोगों को मारते फिरे। संजय सिंघानिया ने सबके बाहर जाने के बाद सूरज की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या डैड उसे हम ऐसे ही जाने देंगे? कुछ नहीं करेंगे? उसने हमारे ऑफिस में घुसकर हमारे एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी की है, आपसे भी। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारे एम्प्लॉयज ही हमारी इज्जत नहीं करेंगे। आप इस तरह कह रहे हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। सूरज की आंखों में गुस्सा था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके पिता के साथ बदतमीजी करे। सूरज का गुस्सा जायज भी था, लेकिन संजय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। किसने कहा कि हमने उसे माफ कर दिया? तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे ऑफिस में आएगा और हम उसे छोड़ देंगे? बिजनेस का एक उसूल जान लो सूरज, व्यापारी अगर गलत काम भी करता है तो अपने हाथ खराब नहीं करता। सूरज अब थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। संजय की बातों से उसे ये तो पता चल गया था कि कोई योजना है जो उसके डैड के दिमाग में है, लेकिन वो उनकी घुमा फिरा के की गई बातों को समझ नहीं पा रहा था। संजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब काम एक कॉल से हो सकता है तो खुद इसमें कूदने की क्या जरूरत है? संजय सिंघानिया की गोलमोल बातें सूरज की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी हामी भर दी। इसके बाद संजय सिंघानिया ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल करने लगे। अभिनव ऑफिस जाने के लिए घर से निकल चुके थे। वो इस वक्त अपनी कार में थे और ब्लैक सीट पर बैठे कुछ फाइल्स देख रहे थे। अभिनव की आदत थी, वो अपने टाइम का हर हिस्सा यूटिलाइज करते थे। ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाते हुए वो अक्सर काम की बातें करते थे। ड्राइवर नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रहा था कि पीछे अभिनव कुछ फाइल्स देख रहे थे। अभिनव काफी देर से गुप्ता बिल्डर्स की प्रोजेक्ट फाइल देख रहे थे। आज के कामों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था। कुछ देर फाइल्स देखने के बाद उन्होंने अपना बैग उठाया और कुछ ढूंढने लगे। सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? ड्राइवर ने जब अभिनव को 2-3 बार अपना बैग खोलते बंद करते देखा तो पूछ ही लिया। वो जानता था कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू होगा, लेकिन फिर भी उसने सवाल पूछा। नथिंग, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम लग रहे हैं इसमें, शायद आशुतोष को पता हो, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। अभिनव ने अपने ड्राइवर को एक सिंपल सा रिप्लाई दिया। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उन्होंने आशुतोष का नंबर डायल किया। आशुतोष का फोन इस वक्त नेटवर्क कवरेज से